सो हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो सब कुछ बढ़िया होगा, आशा करता हूँ। बाकी सब मज़े में ही कट रहा होगा। तैयारी वगैरह करिए, लीजिए शुरू एग्ज़ाम की, क्योंकि जो क्लैट के फॉर्म निकल गए हैं, जाकर फिलअप करिए आप वेबसाइट पर जाकर, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। क्लैट की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर फॉर्म को भरिए, क्योंकि अभी हालांकि अभी टाइम है फॉर्म भरने की डेट को लेकर, लेकिन फॉर्म पहले इसलिए भर लीजिए क्योंकि बाद में फिर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है कई बार। जो वेबसाइट है उस पे भी सही रिस्पॉन्स नहीं वहाँ से आ पाता, तो बड़ी दिक्कतें आती है। तो अच्छा है अगर आप अभी से फॉर्म भर देंगे क्लैट का, तो काफ़ी टेंशन फ्री एक तरह से हो जाओगे मेंटली, क्योंकि वरना बार बार दिमाग में आता रहेगा फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। और बाय चांस आप नहीं भर पाए या कुछ खुदा ना खास्ता इमरजेंसी ऐसी पड़ गई कि उस टाइम पे आपको किसी कारणवश नहीं टाइम मिल पाया, तो फंस जाओगे भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी एक्स वाई जेड हो, फॉर्म भर दो, जैसे ही टाइम मिले फॉर्म को भर दो। फॉर्म के लिए वेट मत करो, क्योंकि फॉर्म क्लैट के निकल चुके हैं। 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ध्यान रखना। ये जो आने वाली है 3 दिसंबर, उसके लिए भी आपके पास टाइम है। अगर आप आज से भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बड़े आराम से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर नकदी जेंस का। हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया था इसमें कंप्लीट। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा फर्स्ट पार्ट हमारा नेग्लिजेंस का, वहां से देखिए। कोई कमी लगती है बताइए, कुछ लगता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कैसे भी आपको कुछ वो लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे इस रिगार्ड में। आपका क्लैट, एलेट, एलसेट या फिर किसी और लो एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्ड में कुछ भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो आप हमें बताइए, उसके बारे में हम आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टोट का। वैसे यार वीडियो वगैरह अभी तो खैर इतने व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन कोई नहीं यार, एटलीस्ट इतना सेटिस्फेक्शन है कि यार शुरू हमने कर दिया। क्योंकि हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि यार किस तरह से लो पढ़ाई जाए, कैसे क्या करा जाए, तो लगा थोड़ा टाइम, लेकिन हाँ ये है कि हाँ हम अपने ट्रैक पर आ गए। बट थोड़ा कभी कभी ये रहता है कि 1-2 दिन का बीच में गैप हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये हमें पूरी बनानी पड़ती है आपके लिए, और उसके बाद फिर हमें खुद भी उस पर पूरी तरह से दिमाग में सेट करना होता है। हालांकि सेट है, लेकिन वो ये यार हम भी इंसान है, बहुत चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। और वैसे भी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, क्योंकि कई बार कोर्ट में कोई ज़रूरी काम पड़ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई जो करनी जरूरी है, और वहाँ टाइम फिक्स करा था मैंने कोई वीडियो बनाने का, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। बट कोई नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जब जो चीज होनी होती है वो होती है, सुना होगा आपने, लेकिन कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। जो मेरा कमिटमेंट है कि आपका मैं सिलेबस और कोई भी दिक्कत आपको उस दौरान आएगी, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। वो मेरे ऊपर है, मैं कैसे कराऊंगा, मैं करा दूंगा उसको, मैं फुलफिल पूरा करूंगा जो मेरा प्रॉमिस आपसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बार, मैं फर्स्ट पार्ट आपको चलिए रिवाइज ही करा देता हूँ छोटा सा। देखिए, व्हाट इज नेग्लिजेंस, पहले हमने पढ़ा था नेग्लिजेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था नेग्लिजेंस के बारे में, कि भाई नेग्लिजेंस ये होता है कि जो ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी कौन सी, लीगल ड्यूटी, हर पर्सन की लीगल ड्यूटी होती है दूसरे पर्सन के लिए। अगर आप वो ड्यूटी ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीच कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के अगर आप वो ड्यूटी ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, और उस बंदे को आपकी, जो आपने अपनी लीगल ड्यूटी ब्रीच करी है, उस पर्सन को उस चीज के लिए हार्म हुआ है, अगर उस पर्सन को हार्म हुआ है आपकी उन हरकतों की वजह से जो आपने ड्यूटी ब्रीच करी है, तो ये नेग्लिजेंस के अंदर आ जाएगा। सिंपल तौर पे इसमें मैंने आपको एक कार वाला वो दिया था एग्जांपल, कि भाई मान लीजिए ए आ रहा है गाड़ी से, ठीक है, ए जो गाड़ी है वो चला रहा है नेग्लिजेंसली, ए गाड़ी चला रहा है नेग्लिजेंसली, पूरा नेग्लिजेंटली ए गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब बी जो है वो रेड लाइट पे खड़ा है, वो अपनी बत्ती ग्रीन होने का वेट कर रहा है, ठीक है, ये बी है।
अब ये वेट कर रहा है बी। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, काफी बढ़िया, आपको पता ही है अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हो मेरी। मैं माउस यूज करता हूँ अभी, पेन वाले पैसे आए नहीं है, आएंगे तो हम डेफिनेटली इसको परचेस करेंगे। जो पेन से लिखते नहीं है वो वाली चीज, कोई नहीं। अभी इधर देखिए, जैसे मान लीजिए बी जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब बी अपनी उसका वेट कर रहे हैं। अब ए की लीगल ड्यूटी क्या बनती है? ए की सबसे पहले लीगल ड्यूटी बनती है ट्रैफिक जो रूल है उनको फॉलो करे, और गाड़ी जो है अपना नॉर्मल स्पीड में चलाए जिसमें उनको कंट्रोल में रहे। बट भी नेग्लिजेंटली काफी, ए जो है नेग्लिजेंटली काफी तेज स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। स्टंट वगैरह मार रहे हैं। अब क्या होता है, बी की जो लाइन है वो ग्रीन हो जाती है, बी को बोल मतलब सिग्नल दी जाता है कि भाई ग्रीन है, मेरा चलने का टाइम है। ए के लिए रेड है, बट ए ने गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि वो नेग्लिजेंटली चला रहा था, और जैसी बी सामने है बी को उड़ा दिया। पहली चीज क्या थी? लीगल ड्यूटी बनती थी ए की बी के प्रति, जो बी ने ए ने कर दी ब्रीच, ठीक है। ड्यू केयर वगैरह है इसके अंदर, ड्यूटी टू टेक केयर वगैरह, ठीक है, वो सब ए ने नहीं करी, ड्यूटी फुलफिल वगैरह नहीं करी, जिसकी वजह से बी को क्या हो गया? बी को हो गया हार्म। बी को आई क्या? बी को आई इंजरी। अब जब बी को इंजरी आई है, ठीक है, तो ये बन जाएगा नेग्लिजेंस। अब बी इस चीज को लेकर टोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सिविल लॉ के अंदर और क्रिमिनल लॉ के अंदर। मैंने पहले बता रखा है, अगर आपको कंपनसेशन वगैरह चाहिए तो आप टोर्ट के अंदर जाइए, अगर आपको उसको सजा दिलानी है आप क्रिमिनल लॉ के अंदर यानी कि आईपीसी के अंदर जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताए थे एसेंशियल्स हमने करे थे नेग्लिजेंस के, ड्यूटी टू टेक केयर करा था, ठीक है, जिसमें हमने काफी बात करी थी कि अभी रीजनेबल मैन कौन होता है, ठीक है। हमने रीजनेबल मैन के बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने वाली डेफिनेशन करी थी क्लियर, ठीक है। फिर हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखे थे। डिफेंडेंट कमिटेड पहला था, डिफेंडेंट वाज अंडर अ लीगल ड्यूटी, ये डिफेंडेंट के लिए के रीजनेबल केयर लेके चले टुवर्ड्स प्लेंटिफ। अब वो गाड़ी वाला एग्जांपल मैंने दिया था ए और बी का, ठीक है। अब इसके अंदर जो गाड़ी चला रहा था ए, उसकी रीजनेबल केयर करनी चाहिए थी उसको। रीजनेबल केयर मैंने एक रीजनेबल मैन के बारे में बताया था, उसके रिगार्ड में आप देख लो ना, वहां मिल जाएगा, ठीक है। बट ए ने वो चीज नहीं करी, ए फेल हो गया। अब जब ए फेल हो गया तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, तो ए को हो गया था डैमेज, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये सारी चीज आपको बताई थी, ठीक है। ड्यूटी, रीजनेबल फोर्सेबिलिटी बताई थी कि भाई जिसमें पहले से ही आप जब ए चला रहा है गाड़ी तो जाहिर सी बात है को इतना तो ध्यान में होगा कि यार मेरे इस एक्शन से किसी को हार्म हो सकता है, जो बी यहाँ पे खड़ा है उसको हार्म हो सकता है, लेकिन ए ने वो चीज नहीं, मतलब जानते हुए भी नहीं मानी। तो रीजनेबल फोर्सेबिलिटी थी, रीजनेबल फोर्स प्रोबेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना पॉसिबिलिटी के ऊपर नहीं चलता नेग्लिजेंस, प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में देखिए फर्क क्या है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, ठीक है, मैं अपनी कार सही चला रहा हूं बिल्कुल, तो पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट हो जाए। बट अगर मैं सही स्पीड से चला रहा हूं, अपना कंट्रोल में चला रहा हूं, नेग्लिजेंसली नहीं कर रहा, केयर वगैरह प्रॉपर लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की काफी कम हो जाएगी। बट पॉसिबिलिटी तो रहेगी भाई एक्सीडेंट की, के पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी हाई नहीं होगी। जहां प्रोबेबिलिटी हाई हो गई इसका मतलब मैं नेग्लिजेंटली कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। और तीनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जब फुलफिल होंगे, ये जो तीनों है, तभी नेग्लिजेंस आएगा। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो नेग्लिजेंस नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ये मैं टोर्ट की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर। अब इसके अंदर ये चीज बता दी थी मैंने, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ही मेन मानी जाती है, पॉसिबिलिटी मेन नहीं मानी जाती, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर हमने केस लॉ वगैरह पढ़े थे, वो मैं बाद में मतलब वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखिए वो जाके। इसके बाद हमने फिर पढ़ा था इंजरी टू द प्लेंटिफ इज नॉट देन द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल। ये भी मैंने आपको इसके टी वाला जो वो था उसके एग्जाम्पल के साथ बता दिया था, वो भी आपको ऊपर वीडियो में मिल जाएगा कि भाई कैसे मतलब प्लेंटिफ का कब फोर्सिबिलिटी बनती है, कब नहीं बनती, डिफेंडेंट कब लाइबल नहीं होगा, वो मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया था। इसके बाद हमने फिर डिफरेंट सिचुएशंस ली थी, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल लीगल प्रोफेशन का लिया था, जिसमें हमने एक केस को रीड आउट करा था मंजित कौर वाले को। और इसके बाद फिर हमने मेडिकल प्रोफेशन के एग्जाम्पल को लिया था, और इसके अंदर हमने फिर ये वाला केस पढ़ा था कि भाई ऑपरेशन के दौरान में, जैसे आप आजकल भी सुनते होंगे कि भाई ऑपरेशन चल रहा था बंदे का, कोई सीजर उसके पेट में रह गई, या कोई मतलब जो ऑपरेशन वो कर रहे थे कोई कपड़ा रह गया, ऐसी कुछ क्या ये बातें आती है, तो इसके अंदर भाई लाइबल ठहराया। मैंने ये चीज आपको बाद में बताने के लिए बताई थी, तो मैं आपको ये बताऊंगा। अब आ जाओ, ये हमने फर्स्ट एसेंशियल जो था उसका नेग्लिजेंस का, वो हमने कर लिया था, नेग्लिजेंट का फर्स्ट हमने कर लिया था। सेकंड पे आते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। हमेशा ध्यान रखना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है ये, ठीक है, ये वाला ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर कब होगी, ये हमेशा तभी ब्रीच होगी जब पहले वाला फुलफिल होगा, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। पहले वाला कौन सा था, पहले वाला ये था, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपका ना साथ साथ यार रिवाइज भी होता रहेगा वो बात ज्यादा, ठीक है। अंडर रीजनेबल केयर अगर उस बंदे ने नहीं करी तो ड्यूटी ब्रीच होने के चांसेस 99% है। 1% मान लीजिए उस पर्सन ने नहीं ठोका या आप बच गए, वो चीज अलग है, लेकिन 99% चांस है अगर रीजनेबल केयर वो बंदा नहीं कर रहा है, रीजनेबल केयर करने में वो बंदा फेल हो रहा है, तो अगर वो फेल हो रहा है तो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये एक दूसरे पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि जो ब्रीच ऑफ होता ड्यूटी टू टेक केयर वो क्या है। अब इसके अंदर आइए, एग्जाम्पल तो मेरे हिसाब से देने की कोई नीड नहीं, मैंने एग्जाम्पल पहली मतलब फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर काफी एग्जाम्पल्स दे दिए थे। ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर आपको अंडरस्टैंड ही होगा, थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। इट इज नॉट इनफ फॉर प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट ओ हिम अ ड्यूटी ऑफ केयर, बट यू मस्ट आल्सो एस्टैब्लिश दैट द डिफेंडेंट ब्रीच हिज ड्यूटी टू द प्लेंटिफ। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है, इसमें पता क्या होता है, प्लेंटिफ को मेनली प्रूव करना होता है, लेकिन कहीं कहीं पे तीनों एसेंशियल्स में जनरली प्लेंटिफ को ही प्रूव करना होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो हमारे वो हैं डिफेंडेंट, उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कुछ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ कहाँ पर प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर इसमें यही कह रहा है कि भाई प्लेंटिफ को सिर्फ ये नहीं है कि भाई जो प्लेंटिफ है ड्यूटी ऑफ टेक केयर ही करे, ड्यूटी ऑफ केयर ही प्रूव करे, बट उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये ड्यूटी ब्रीच हुई है, ठीक है। ब्रीच इज ड्यूटी टू प्लेंटिफ, अ डिफेंडेंट ब्रीच सच एज ड्यूटी बाय फॉलोइंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन फुलफिलिंग द ड्यूटी। इसके अंदर यही कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने जो ड्यूटी ब्रीच करी है वो ऐसे करी है कि वो जो रीजनेबल केयर है उसको वो फुलफिल करने में फेल रहा। मैंने आपको अभी बताया तो थोड़ी देर पहले, अगर प्लेंटिफ अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल होगा तो उसका रिजल्ट यही आएगा कि भाई वो ड्यूटी ब्रीच कर देगा उस पर्सन की। एक मैं एग्जांपल चलो आपको दे ही देता हूँ, कभी आप सोचोगे यार सब मतलब आज समझ कैसे नहीं आ रहा, टेंशन मतलब मैं बताता हूँ। देखिए आपको एग्जांपल मैं दूं, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, चलिए यही वाला ले लेते हैं अभी, ठीक है। ए अपना आ रहा है, ठीक है,
लेकिन ए ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, डेट ब्रीचेस सच अ ड्यूटी। अब ए को अपनी नॉर्मल स्पीड में आना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी है, 40। अब ए आ रहा है 100 की पे, ठीक है, और खूब स्टंट वगैरह मारता हुआ आ रहा है, तो ए ने जो लीगल ड्यूटी थी ए की, यह हमने जो पढ़ा था, ठीक है, जब कब ब्रीच मानी जाएगी ड्यूटी, जब वो फेल हो जाएगा रीजनेबल केयर में। तो यहाँ रीजनेबल केयर तो वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ वो कर ही नहीं रहा है, वो तो बल्कि नेग्लिजेंटली उसको चला रहा है, बाइक, उसको अपनी जो व्हीकल है, जो भी उस पर बाइक हो या कार हो, वो नेग्लिजेंटली चला रहा है। तो यहाँ जब ड्यूटी जो रीजनेबल वो है उसकी केयर वो कर ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके टक्कर लगेगी, ड्यूटी ब्रीच हो गई, इंजरी आ गई, बन गया नेग्लिजेंट, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा। तो ये यही बात कह रहा है, अ डिफेंडेंट ब्रीचेस सच अ ड्यूटी बाय फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन फुलफिलिंग द ड्यूटी। In other words, the breach of a duty of care means that person who has an existing duty of care should act wisely। यानी कि वो ये जिस बंदे की ड्यूटी बनती है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब ये बता रहा है, ये है that the person who has existing duty of care, जिसकी ड्यूटी बनती है केयर की, तो उसको उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए, उसको ना तो वो छोड़ना चाहिए, ठीक है, ना कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे उस पर्सन को कुछ दिक्कत आए या हार्म आए, ठीक है। ये एक केस है, इसके अंदर भी ये वाली बात बोली गई थी। इन सिंपल टर्म इट मीन्स दैट नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि भाई ये रीजनेबल केयर क्या वर्ड है क्या नहीं है, तो आप वीडियो में जाइए, वहां पर रीजनेबल केयर आपको समझ आ जाएगा, जो आई बटन में वीडियो है। अब इसके अंदर एक केस दिया हुआ है, उस केस को हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, पहले मैं ये आपको चलो पढ़ के ही बता देता हूँ, या आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, एक पोस्ट ऑफिस की दीवार थी, तो वो दीवार एकदम से गिर पड़ी। तो जब वो दीवार गिरी तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, हालांकि ये कहा जाता है कि भाई वो जो दीवार थी वो बढ़िया कंडीशन में थी, लेकिन ये रहा कि दीवार जब वो गिर गई तो इसके बाद जो लोगों को चोट वगैरह आई, ठीक है, तो पोस्टल अथॉरिटी ने भी कई बातें बोली उस रिगार्ड में कि भाई हमने तो मेंटेन करी थी, दीवार ठीक थी, हमारी तरफ से कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह नहीं है। तो हालांकि कोर्ट ने ये वाली बात नहीं मानी, और कोर्ट ने ये माना कि भाई दीवार की कंडीशन ठीक है या नहीं है, आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका कोई एविडेंस या कुछ वो है, टाइमली आपको मेंटेन चीजें करनी चाहिए थी अगर आपका पोस्ट ऑफिस है। तो जब देखा गया तो पाया गया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें तो फिर आपका पूरी तरह से फॉल्ट है ही, क्योंकि जो आपकी ड्यूटी बनती है लीगल ड्यूटी, वो आपने पूरी तरीके से नहीं करी थी, तो इसलिए आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर करी है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर कैसे करी है, आपने जो वो वॉल थी उस वॉल का ध्यान नहीं रखा, टाइम टू टाइम आपने उसका इंस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं करा, तो इससे पता लगता है कि आपने वो चीज नहीं करी, आपके कह जाने बरसे के गुड कंडीशन में थी, ये थी, वो चीज हम नहीं मानेंगे। आ जाइए एक बार केस लो पढ़ लेता है। द पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी फेल्ड टू मेंटेन द compound wall of post office in good condition on the collapse of which the plaintiff sustained injury। ये वही है कि पोस्ट ऑफिस की जो दीवार है वो गिर गई, जिसकी वजह से इंजरीज वगैरह आई, ठीक है। अब इट वाज हेल्ड दैट द पोस्टल अथॉरिटी वर लायबल सिंस दैट हैड अ ड्यूटी टू मेंटेन द पोस्ट ऑफिस प्रीमिसेस। अब ये पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल अथॉरिटी है, जो पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी है, उसकी ये ड्यूटी बनती थी कि भाई जो ऑफिस का प्रेमिसेस वगैरह उसको देखा जाए, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ड्यूटी ब्रीच करी और वो कोलैप्स हुआ। तो वो लाइबल बनते हैं कंपनसेशन देने के लिए, पैसा देने के लिए।
और अगर आपको इन्हें सजा दिलवानी है तो सीधा चले जाइए क्रिमिनल लॉ पकड़ के आईपीसी के अंदर, टेंशन फ्री। तो यहाँ पर तो आगे से ध्यान रखिएगा, खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ हो जाए तो आपको पता है कि कौन लाइबल है, कैसे है, क्या है, ये आपके दिमाग को खोल देगा। देखिए केस लॉज वगैरह पता है क्यों डालने पड़ते हैं बहुत से लोगों को। और मैं एक चीज और बता दूं कि लैंडमार्क केस अगर हो कोई तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको सारे केस ध्यान में नहीं रखने। लेकिन हाँ, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में इजिली समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आए, तो उस टाइम पे जो आपका माइंड है वो सही रिस्पॉन्स करे, आपको पता रहे कि भाई, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड डाल देते हैं कि भाई, जैसे बोल देंगे कि भाई अभी अभी हमने पेंट कराया था दीवार के ऊपर, अब ये आएगा या नहीं आएगा। अब इसके अंदर एक तरीके से देखा जाए यार, पेंट कराया था फिर तो ठीक है, लेकिन इसमें कहने में बहुत बड़ी चीज है कि भाई जो वॉल गिरी है उस पे कराया था या वो छोड़ दी गई थी, क्या उसका तुमने इंस्पेक्शन करा था दीवार का, या सिर्फ पेंट ही पेंट करते हैं। अब बताओ जर्जर हालत हो रही है, सिर्फ उस पर पेंट करा के छोड़ दिया, क्या पता अंदर से दीवार खोखली पड़ी हो। तो बहुत सी चीजें हैं ये देखने की। तो एटलीस्ट आपका अगर यहाँ से इस टॉपिक को लेकर दिमाग आपका खुला रहेगा तो उस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं खुला हुआ, तो वहां ही आपका पूरा टाइम खा जाएगा। और अब मैं एक बात बता दूं, 120 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर ये है 120 ही आपको मिनट्स मिलेंगे उसके आंसर करने में। इस चीज का ध्यान रखना। तो टाइम मैनेजमेंट बना के चलना, ठीक है। अब इसके अंदर एक और केस ले लेते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। अब इसमें क्या होता है, ये चांदनी चौक का केस है। इसके अंदर क्या होता है, एक ओल्ड क्लॉक टावर होती है, ठीक है, जो चांदनी चौक के क्राउडेड एरिया में लगी हुई होती है। वो सडनली गिर जाती है जिसकी वजह से काफी लोग मर जाते हैं। काफी अच्छी खासी बड़ी क्लॉक टावर थी जो 80 साल पुरानी थी। अब इसमें क्या होता है, फिर जब कोर्ट में ये केस जाता है तो कोर्ट को ये बताया जाता है कि भाई प्लेंटिफ साइड से कि भाई ये जो वो गिरी है, हालांकि इसमें जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट बनाया हुआ, हो सकता है अपील में केस गया हो, उस रिगार्ड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपील में गई हो। लेकिन इसके अंदर यह जिन लोगों के ऊपर वो गिरी थी उनके साइड के जो वकील साहब थे उन्होंने ये कहा कि भाई 80 साल पुरानी ये हो गया था क्लॉक टावर, जबकि नॉर्मली जो लाइफ होती है क्लॉक टावर की वो 40 से 45 साल होती है। तो अब जब 40 से 45 साल होती है और इसको हो गए 80 साल, तो इसको तो 40-45 साल में हटा देना चाहिए था, या इसको रिपेयर वगैरह करना था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी। अब इसमें क्या होता है, द क्लॉक टावर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी किसकी है उसमें अंडर में, कौन है उसका मतलब, ओ जो पॉलिटिकल पार्टी किसके अंडर में है, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के। तो मैं आपको बता दूं उसके आम आदमी के बीजेपी निकल रहा था, आम आदमी के अंडर में एमसीडी अब है, ठीक है। तो कोर्ट ने भी फिर ये बोला कि भाई ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी बनती है, तो उन्होंने जो ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स सिटीजन उसको नहीं करा, उसको इग्नोर करा। क्लॉक टावर को वो रिपेयर करवा सकते थे बट उन्होंने नहीं करा, और उन्होंने जो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो ब्रीच करी है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और इसलिए ये लायबल है पब्लिक को पैसा देने के लिए, कंपनसेशन। आप देखिए हमने ऊपर टॉप पे ले जाता हूँ आपको, एक बार चीज मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एसेंशियल्स में मैं आपको, देखिए पहले वाला हमने कर लिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी कर लिया हमने, ठीक है, ड्यू केयर एंड स्किल। ये आपको अगर डेप्थ में मतलब जाना है, जो मीनिंग है इनके वो आप वहां से देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ उसमें। अब ये दो तो हो गए कि भाई आपने जो रीजनेबल केयर थी वो नहीं करी, जिसकी वजह से क्या हो गई, ड्यूटी ब्रीच हो गई।
अब जब आपकी ड्यूटी ब्रीच हो गई, तो ब्रीच होने पे क्या मतलब है? ब्रीच होने पे है कि कुछ ना कुछ एक्शन आपका प्लेंटिफ पर हुआ है, उस एक्शन में क्या हुआ है उसको होगा डैमेज। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन दोनों के? इन दोनों के होंगे कि उसको हुआ है डैमेज। अब प्लेंटिफ सफर करेगा डैमेज से, और इसमें डैमेज होना जरूरी है प्लेंटिफ को। अगर डैमेज नहीं हुआ तो नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर डैमेज नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। तो अब डैमेज आ गया, अब आ जाइए डैमेज को एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं डैमेज पे। मैं ऊपर आपको इसलिए ले गया था, ऊपर मतलब इसके अंदर वो वाला ऊपर नहीं, मैं ऊपर आपको इसलिए ले गया था क्योंकि आपका एटलीस्ट एक बार दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ताकि आप रिलेट करके तीनों जो एसेंशियल्स हैं उनको वो कर लीजिए। देखिए, हार्म टू प्लेंटिफ, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसके? प्लेंटिफ को हार्म होना चाहिए। प्रूविंग दैट द डिफेंडेंट फेल्ड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इज नॉट एनफ। अब ये कह रहा है कि ये क्या है, जो मैंने आपको बात कही थी कि ये कह देना कि भाई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, जो प्लांट वो होता है डिफेंडेंट, ठीक है, उसने रीजनेबल केयर नहीं करी जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, यही कर देना बर काफी नहीं है, ठीक है। इट शुड बी आल्सो प्रूव दैट फेलियर ऑफ द डिफेंडेंट टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर रिजल्ट इन डैमेज टू द प्लांटिफ। प्लांटिफ को डैमेज भी होना बहुत जरूरी है। अगर डैमेज नहीं है तो भाई आप नेग्लिजेंस के अंदर नहीं जा सकते। ये मैंने आपको कई बार बता दी, मैं फिर से बता देता हूं। अगर डैमेज नहीं है, तीनों में से एक भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये नेग्लिजेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए कह रहा है डैमेज होना चाहिए। अब डैमेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब डैमेज क्या क्या हो सकता है, देखिए, बॉडली हार्म, या तो उसके चोट पोट लग गई हो, ठीक है, या फिर हार्म टू द रेपुटेशन। हमेशा ध्यान रखना, नेग्लिजेंस सिर्फ एक्सीडेंट वगैरह तक सीमित नहीं है। नेग्लिजेंस मतलब सब कुछ ही कवर कर रखा है नेग्लिजेंस ने। जहां आपको ये तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिस भी प्रॉब्लम में दिख जाना, जिस भी प्रॉब्लम में, इनको दिमाग में बिठा लो ना, जिस भी, वहां समझ जाना नेग्लिजेंस है, ठीक है। हार्म टू द रेपुटेशन, अगर उसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर एक अलग से भी टॉपिक है, लेकिन जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या हार्म क्लासेस में बांट रखे हैं, ठीक है। बॉडली हार्म हो गया, हार्म टू द रेपुटेशन हो गया, ठीक है, डेफामेशन जिसको हम कहते हैं। अभी थोड़ी यार अगर आवाज आपको बैकग्राउंड में कुछ आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बार बारिश शुरू हो गई है। अभी रात का टाइम हो रहा, हार्डली 2:30 या 3 के आसपास हो रहे हैं, तो भी बार बारिश हो गई है, तो आपको आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए माफी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी झेल लो, कोई नहीं, वैसे भी सावन है, अच्छा मौसम हो रखा है वेदर। तो हार्म टू रेपुटेशन यानी कि डेफेमेशन आ गया। हालांकि डेफेमेशन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बट इसके अंदर ये देखिए क्या क्या हार्म होंगे। बॉडली हार्म होगा, हार्म टू द रेपुटेशन यानी कि डेफेमेशन में। प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी हार्म हो सकता है। मान लीजिए किसी ने अपने छत पे स्विमिंग पूल बना दिया, ठीक है, स्विमिंग पूल अपने टेरेस पे बना दिया। अब एक दिन क्या हुआ, बट उसने क्या करा, स्विमिंग पूल पे उसको ध्यान व्यान देता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसके घर में सीलन आने लग गई, जिसकी वजह से उसके घर में सीलन आने लग गई, बट वो कुछ कर ही नहीं रहा। और एक दिन क्या हुआ, घर कोलैप्स हुआ और सीधा आपके घर के ऊपर गिर गया। आपका घर मान लीजिए इधर था, ठीक है, आपके घर पे ये गिर पड़ा। अब इसने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं करा, ना रीजनेबल केयर करी, जो लीगल ड्यूटी थी वो ब्रीच करी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी, आप गए हुए थे छुट्टी मनाने, मनाली या शिमला या गोवा, जहां आपका मन करे वहां जाओ, ठीक है, आप छुट्टी मनाने गए थे। अब हो क्या गया भाई, जब आप छुट्टी मना कर आए, आपको वहीं पे पता लगा कि भाई आपके घर पे इसका घर गिर गया और आपकी छुट्टियों का हो गया सत्यानाश। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें क्या है, आपको तो हार्म नहीं हुआ, बॉडली हार्म नहीं हुआ, आपकी रेपुटेशन पे हार्म नहीं हुआ, बट आपकी प्रॉपर्टी पे हार्म हो गया। तो आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले आपको खुद अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि इसके यहाँ स्विमिंग पूल था,
और मैंने इसको हजारों दफा इस चीज के बारे में बोल दिया था कि भाई इसको सही करा ले, बट तूने उसको सही नहीं कराया, जिसकी वजह से तेरी वजह से मेरा घर चला गया। हार्म टू प्रॉपर्टी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, ठीक है, हार्म टू प्रॉपर्टी हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेंटल हार्म हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए वही गाड़ी वाला एग्जांपल लीजिए, मेंटल हार्म में, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बहुत ही स्पीड में ला, बहुत ही स्पीड में आपने देखा, आप एकदम से पीछे चले गए, बट इस दौरान क्या हुआ, आपको हार्ट अटैक आ गया, खुदा ना खास्ता हो भाई, देखो तुम्हें नहीं किसी और को मान लो, किसी और को मान लो भाई, कोई बी था, बी मान लो, चलो तुम कहो यार क्या कर रहे हैं, पढ़ाने आए मानने आए। देखिए ए था, ठीक है, ए थे, अब ए जा रहा था भाई फुल स्पीड में, अब बी बेचारा अपनी देखी ग्रीन हो गई लाइट, अब बी बेचारा अपना रोड क्रॉस करना शुरू ही था, जैसे ही यहाँ आया उसने देखा दे तो बड़ी बदतमीजी से गाड़ी चला रहा कि भाई ये उड़ा सकता, बट बिल्कुल ही आपकी तरफ आ गया, आप उधर को भागे, उधर कोई गाड़ी लेके आ गया, बट होपफुली आप सेफली उधर एकदम से चले गए, तो वो चला गया, बट यहाँ इसी दौरान आप घबरा गए और आपको मेंटली कह लो, कुछ भी कह लो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब मेंटल हार्म कह सकते हैं इस चीज को। बाकी पढ़ेंगे हम आगे, शॉप वगैरह में टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस भी कह सकते हो आप, ये हो गया भाई, ये हार्म हो सकते हैं नेग्लिजेंस के अंदर। अब आ जाओ नेक्स्ट में। देखिए अगर ये डैमेज प्रूव्ड हो गए तो डिफेंडेंट बाउंड है कंपनसेशन देने के लिए, किसको, प्लेंटिफ को, जो भी डैमेजेस वगैरह होंगे। जाहिर सी बात है, अब ये प्रूफ करने का किसका काम है इन सबको, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सबको प्रूफ करने का काम किसका है, इन सबको प्रूफ करने का काम है हमारे प्लेंटिफ भाई साहब का, जिनको चोट लगी है, जो सफरर पार्टी है। और ये जरूरी नहीं है जिनको चोट लगी है, हो सकता है प्लेंटिफ एक्सपायरी हो गया हो बेचारा, ठीक है, तो उसके ब्याह पे जो भी उसका एलआर हो, एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी प्लेंटिफ हो सकता है, वो भी केस फाइल कर सकता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, उसका गार्जियन हो सकता है, उसका कोई नियर ब्लड रिलेशन का बंदा हो सकता है, ठीक है। आइए केस लो पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपके और माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। इन केस ऑफ जोसेफ वर्सेस जॉर्ज Monjali 1994, the Kerala High Court award damages of around itna against the surgeon for performing an operation on without following proper medical procedure, not even administering local anesthesia। देखिए इसके अंदर सिंपल एक मैं समझा रहा हूँ आपको। इसके अंदर क्या है कि भाई जो केरला हाई कोर्ट था, उन्होंने बोला कि भाई आपको जो वो है जोसेफ, इनको आपको वो देना पड़ेगा कंपनसेशन, ठीक है, 1,60,000 का। क्यों? क्योंकि ये एक सर्जन थे, जो डॉक्टर हैं, ये एक सर्जन है, ये जब ऑपरेशन कर रहे थे तो एक जो प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर होता है ना ऑपरेशन करने का, वो इन्होंने फॉलो नहीं करा, ठीक है। यहाँ तक कि जो एनिस्थीसिया वगैरह होते हैं, वो भी जो लोकल एनिस्थीसिया वगैरह होता है वो भी प्रॉपर इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा है, उसके रिगार्ड में भी कुछ काम नहीं करा। तो कोर्ट ने आमतौर पर पाया कि भाई डैमेज पार्टी को हुआ है, जिसकी वजह से इनको बोला गया कि भाई आपको पे कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो वही तीनों कंडीशनें हुई होंगी इसके अंदर, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उन तीनों का फुलफिल होते ही, ठीक है, इनको कंपनसेशन देने को बोल दिया। अब वो क्या हुआ होगा, वो वही जो हमने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट वाले में, मेडिकल नेग्लिजेंस में। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है
जो भी दिक्कत आई होगी इन्होंने फिर रिपोर्ट वगैरह कोर्ट में सबमिट करी होगी, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि भाई ये नहीं करा वो नहीं करा प्रॉपर, तो इस वजह से इनको कंपनसेशन देना पड़ गया। बट ये 1,60,000 कम कंपनसेशन मत समझना, ये 1994 का केस है। उस टाइम 1,60,000 की कीमत क्या थी पूछना, खैर आप तो मे बी हुए हो या ना हो, बट अपनी फैमिली में पूछना कि वो इस टाइम 1,60,000 की क्या कीमत थी। तो होपफुली ये चीजें समझ आ गई आपको। हाँ, अब आ जाइए, एक डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन को पढ़ते हैं। रेस स्पा लोकिटर, ठीक है, रेस स्पा लोकिटर, ये एक है लैटिन वर्ड, ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन भी, बट एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, चीजें जो खुद पे खुद बताएं। देखिए, हमने ऊपर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, मैं आपको ऊपर ले जाता हूं फटाफट से। ये रे, आ गए, हमने ये 3 पढ़े थे। इन तीनों को प्रूफ करने की ड्यूटी किसकी है? इन तीनों को प्रूफ करने की ड्यूटी है हमारे प्लेंटिफ भाई साहब, यानी कि जो सफरर पार्टी है, ठीक है, प्लेंटिफ हो गए सफरर पार्टी, उनकी ड्यूटी है इन तीनों को प्रूफ करने की। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्लेंटिफ को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर खुद पे खुद जो चीजें हैं वो खुद ही देख के जज साहब को समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें हुई हैं, इसके अंदर कोई भी चीज समझने की जरूरत हमारे को नहीं है, ठीक है, जिसमें चीजें खुद पे खुद बता देती है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि भाई देख के समझ नहीं आता, ना ये एक्सपेक्ट करा जा सकता कि यार प्लेंटिफ इसका प्रूफ दे सकता है या नहीं, लेकिन ये पता है कि भाई डिफेंडेंट से कुछ ना कुछ वो निकल सकते हैं इंफॉर्मेशन, तो इसलिए डिफेंडेंट भाई साहब को फिर पकड़ लिया जाता है इसके अंदर। यहाँ तक आपको समझ आया? चलो एक बार इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं, होपफुली वहां से आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। It is considered to be a type of circumstantial evidence which permit the court to determine that the negligence of defendant led unusual event that subsequently caused injury of the plaintiff। ये वही बात कह रहा है कि भाई ये कुछ ऐसे circumstantial evidences होते हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से मतलब हो गया कि भाई वहीं पर ही कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिन्होंने जो भी ऑफेंस या जो भी घटना वहां पर घटी, ऑफेंस, ठीक है, या कोई भी घटना घटी, उस सब के बारे में ये बता देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई इट टू बी कंसिडर टाइप ऑफ, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कोर्ट इजीली डिटरमाइन कर देता है नेग्लिजेंस के बारे में, किसके? डिफेंडेंट के, कि भाई जिसकी वजह से पता लगता है कि भाई प्लेंटिफ को चोट कैसे लगी। Although generally the duty to prove the defendant act negligently lies upon the plaintiff, वही वाली बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि भाई जनरली ड्यूटी होती है ये प्रूव करने की कि डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंटली एक्ट करा है, तो ये ड्यूटी किसके ऊपर होती है? ये ड्यूटी होती है प्लेंटिफ के ऊपर। अब वही वाला एग्जांपल ले लो, अगर गाड़ी वाला, अब जब एक्सीडेंट हो गया, अब जाहिर सी बात है डिफेंडेंट खुद को थोड़ी बोल देगा कि जी हाँ मैंने एक्सीडेंट करा है, मैंने जानबूझ के वो नेग्लिजेंटली ठोक दिया, मैं स्टंट मारता आ रहा था। कौन अपने आप को फंसाएगा? कोई भी नहीं फंसाएगा, आप होगा, आप नहीं फंसाओगे। तो इसमें फिर ड्यूटी किसकी बनेगी? जिसको गाड़ी से ठोका गया, यानी कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ही तो आएगा कोर्ट में। प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो आपको पता ही है ना, प्लेंटिफ वो होता है जो केस डालता है, डिफेंडेंट वो जो डिफेंस करता है। अगर ये भी मतलब कंफ्यूजन है तो एक वीडियो है इस रिगार्ड में, उसके अंदर ही
आप जाइए चैनल के अंदर, आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैंने प्लांटिव डिपेंडेंट का भी बता रखा है। जनरल इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ टॉर्ट्स करके वीडियो है वो, वहां से आपको मिल जाएगा। बट थ्रू res ipsa loquitur, if the plaintiff presents certain circumstantial facts, it becomes the burden of the defendant to prove that he was not negligently। अब एक कंडीशन देखिए, प्लांटिफ लेकर आ गया एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल कुछ एविडेंसेस लेकर आ गया। अब कोर्ट उसको प्रिज्यूम करके चलेगा कि भाई ये सही है, ठीक है, इसमें मैं प्रिज्यूम मान लेते हैं, ठीक है, कोर्ट इसको लेकर चलेगा कि भाई ये ठीक है। बट अब अगर यहाँ पर डिफेंडेंट चुप रहा तो डिफेंडेंट फंस जाएगा 110%, अगर डिफेंडेंट कुछ बोला नहीं। अब जब प्लांटिफ वो लेकर आ गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तो इसमें वो जाहिर सी बात है डिफेंडेंट के अगेंस्ट है, तो डिफेंडेंट को उनको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। डिफेंडेंट को ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई ये सब ऐसे नहीं थे, ये सब ऐसे थे, जिससे कोर्ट को ये पता लग पाए कि भाई डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंटली काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर यह डिफेंडेंट हालांकि चुप नहीं रहेगा, क्योंकि चुप रहेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि कोर्ट का प्रिजम्पशन बन चुका है में, ठीक है। अब वो फाइनल डिसीजन आने में अगर डिफेंडेंट चुप रहा तो वो डिफेंडेंट के लिए हार्म है, तो डिफेंडेंट को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब एक केस लो है जिसकी वजह से ये जो डॉक्ट्राइन है ये एरोज हुआ, मतलब यानी कि आया। अब इस केस लो पे नजर मार लेते हैं जरा, पढ़ते हैं, चलिए। Plaintiff was walking by a warehouse on the road and suffered injury from falling warehouse floor which rolled out of the window from the second floor। ठीक है, प्लांटिफ जो है अपना नॉर्मली जा रहा था, ठीक है, रोड पर। अब उसके ऊपर कुछ आके सामान गिर गया सेकंड फ्लोर से। अब जाहिर सी बात है जब आके सामान गिरा है तो प्लांटिफ के चोट वगैरह लगी होगी, तो दी जो प्लांटिफ के अटॉर्नी हो गए वकील साहब, तो प्लांटिफ के जो वकील साहब थे उन्होंने बोला दैट द फैक्ट स्पोक फॉर देमसेल्फ। उन्होंने बोला कि भाई चीजें तो खुद अपने आप बता रही हैं, ठीक है, और ये भी पता लग रहा है कि भाई पूरी तरह से नेग्लिजेंस हुआ है, कोई अदर एक्सप्लेनेशन अब रही नहीं है कि भाई उसको चोट कैसे आई। तो खुद ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारी बातें बता रही है। अब अगर यहां पर डिफेंडेंट चुप रहेगा तो डिफेंडेंट फंस गया, अब यहां डिफेंडेंट चुप नहीं रहेगा। तो इसके अंदर आ जाओ, दस द फॉलोइंग आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम। अब आपको समझ आ गया होगा काफी हद तक, लेकिन इसके अंदर कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस उसको मैक्सिम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो भी डैमेज वगैरह हुआ है वो कॉजिंग द डैमेज मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट एंड सर्वेंट, यानी कि वो जो भी डैमेज डिफेंडेंट द्वारा किया गया है, ठीक है, या फिर उसके सर्वेंट द्वारा। आप डिफेंडेंट ही देखो, सर्वेंट पे मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, इसको भूल जाओ, ठीक है। जो भी डिफेंडेंट द्वारा वो हुआ है वो कंट्रोल में किया जा सकता था। पहली चीज तो है कॉजिंग द डैमेज मस्ट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। दूसरी चीज, द एक्सीडेंट मस्ट बी सच एज वुड नॉट हैपन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग विदाउट नेग्लिजेंस। और दूसरी चीज ये, अगर नेग्लिजेंस ना किया जाता उसकी तरफ से, मतलब उसकी तरफ से अगर प्रॉपर केयर वगैरह करी जाती, प्रॉपर ड्यूटी जो लीगल ड्यूटी है उसको ब्रीच ना किया जाता डिफेंडेंट की तरह, तो वो नेग्लिजेंस नहीं होता। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन ये है, कोई भी देयर मस्ट बी नो एविडेंस ऑफ एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी ऐसा एविडेंस ना हो जो पूरी तरीके से प्रूफ कर दे
जाहिर सी बात है, अगर प्रूफ ही कर देगा एविडेंस तो फिर डिफेंडेंट की तो सुनने की नीड रहेगी ही नहीं। फिर तो प्लेंटिफ की बात सुन के ही कोर्ट अपना वो दे देगा डिसीजन, बात खत्म। तो इसमें जाहिर सी बात है डिफेंडेंट कब अपना आर्ग्यू दे सकता है, कब खड़ा होके आएगा, जब कोर्ट के पास एविडेंस जो है वो कंफ्यूजन में होंगे, जिसपे कोर्ट ये सोचेगा कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब कोर्ट ये सोचेगा उस कंडीशन में होंगे। तो ये तीन चीज आपने देख ली। सबसे पहले क्या है भाई, जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है, मस्ट बी कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट। दूसरी चीज, जो एक्सीडेंट है वो नहीं हो सकता, अगर ऑर्डिनरी कोर्स में वो नहीं हो सकता जनरली तौर पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुआ है वो नहीं हो सकता था। और तीसरी चीज क्या है, अब होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी, होपफुली ये चीज आपको अब समझ आ गई होगी। अब आ जाओ केस के अंदर, इससे आपको थोड़ा और दिमाग खुल जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस वही आपका क्लॉक टावर वाला। Some person die as a results of collapse of clock tower situated in the main bazaar of Chandni Chowk belonging to Plant Corporation. The track was the duty of municipal committee to take proper care of the building so that they should not source of danger to person using the court. High Court held that it was the principle of which applied to the case, and it was a duty to prodigally examine the condition whether it was necessary. देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने ये वाला तो समझ लिया था ना कि भाई चीजें खुद से अगर बता दे तो वो पता लग जाता है। इस डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि चीजें अगर खुद से बोले तो पता लग जाता है, उसके बारे में, केस के बारे में पता लग जाता है, डिसीजन आ जाता है। तो कोर्ट ने यही बोला कि भाई हमें सीधा सीधा चीजें जो है वो खुद बता रही है। हाई कोर्ट ने बोला इस पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। केस मैंने आपको बता ही दिया था, वही क्लॉक टावर वाला, जब क्लॉक टावर गिर गई थी लोगों के ऊपर चांदनी चौक के अंदर। तो जब केस गया फिर हाई कोर्ट के अंदर गया, तो इसके अंदर बोला गया हाई कोर्ट ने कि भाई ये जो प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन है रेस स्पा लोकेटर, ये जो है ये अप्लाई होता है इस केस के ऊपर, ठीक है, जिसमें पता लगता है कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी थी कि वो प्रोडिकली मतलब टाइम टू टाइम उस कंडीशन को देखते, उसको एग्जामिन करते जो क्लॉक टावर था, ठीक है। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जिसकी वजह से पता लगता है कि भाई ये उनकी तरफ से प्रॉपर फॉल्ट है, उनकी तरफ से ये फॉल्ट है, पता लगता है। अब जो वो थे आपके एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है ना, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए थे। ये एससी देख रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये चले गए थे। अब इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके, वो देखता है। इन अपील टू सुप्रीम कोर्ट द अपीलांट्स कंटेंशन वाज दैट, अपीलांट अब इसमें हो गई एमसीडी, क्योंकि अपील अब किसने करी है सुप्रीम कोर्ट में, एमसीडी में। तो एक चीज और बता देता हूं यहीं पे रोक के, कंफ्यूज मत होना। जैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, उसके अंदर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बड़े ध्यान से पढ़ना कि भाई किसके फेवर में क्या डिसीजन आया, फिर कौन कहाँ गया। अगर वो बंदा हाईकोर्ट चला गया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी ने भी अपील करी तो वो अपीलांट बन जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, इन दोनों के बीच में केस हुआ, ठीक है। अब इसमें से प्लेंटिफ जीत गया, डिफेंडेंट आ रही है। अब डिफेंडेंट चला गया हाई कोर्ट, तो डिफेंडेंट अब अपीलांट बन जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। अब केस चलेगा ऐसे, तो टाइटल केस के ऐसे आ जाएंगे, इसका नाम पहले आएगा बाद में इसका आएगा। तो देखोगे ऐसे लगेगा कि प्लेंटिफ है डिफेंडेंट है, लेकिन ये अपीलांट है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जनरली जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम इस चीज को नहीं देखते, हम फिर वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। ये गलती मत करना। अब यहाँ पे कोर्ट में अपीलांट ने क्या कहा,
कि ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता इस केस पे, ठीक है। जो फॉल ऑफ क्लॉक टावर है was due to inevitable accident which could not have been prevented by the exercise of reasonable care or caution। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ये जो भी हुआ है, ठीक है, ये उनके हाथ में नहीं था रोक पाना, ठीक है, चाहे वो रीजनेबल केयर करते और क्वेश्चन करते वो तब भी इसको नहीं रोक पाते। दैट सिंस द डिफेक्ट विच लेड टू कोलैप्स वर लेटेंट द अपीलेट कुड नॉट हेल्ड बी गिल्टी ऑफ द नेग्लिजेंस, दे आर लाइबल बाय सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये वाली बात ना मानते हुए उनको लाइबल ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही है, ये वाला आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हम इसमें मतलब गिल्टी नहीं होने चाहिए और ये जो वो है जो डॉक्ट्राइन है ये हम पर अप्लाई नहीं होता, चीजें खुद पे खुद नहीं बता रही। बट कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बोला कि आप लाइबल हो, जाकर कंपनसेशन पे करो, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप पूरे तरीके से लाइबल हैं। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई है। अब यहां तक तो हो गया हमारा नेग्लिजेंस। अब आ जाइए कुछ बात करते हैं एक्सेप्शंस की। किनकी? एक्सेप्शन की, ठीक है। इसमें हालांकि डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस लिखा है बट वही एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कहां पर डिफेंडेंट बच सकता है, कहां पर वो अपना डिफेंस अच्छी तरीके से दे सकता है जिसमें वो बच के इजिली निकल जाएगा। भाई मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई चीज ना समझ आए, मैं बड़े सीरियस मूड में बात कह रहा हूं, अगर कोई चीज आपको ना समझ आए कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो ना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि मजाक नहीं है जो भी आप अब, क्योंकि आप अपना काफी प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मैं भी नहीं चाहता कि मतलब आप आओ देखो फिर आपको लगे यार बेकार है, मजा नहीं आया या मेरे को वो समझ नहीं आया और आप भाग जाओ। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन 110% दूंगा। अब आ जाइए एक्सेप्शंस के ऊपर। ये एक्सेप्शंस बताने आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर इनमें से कोई भी ऐसा एक्सेप्शन आ गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वहां आप गलती कर सकते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, जो मैं नहीं चाहता। तो आ जाइए देखिए कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर दे रखे हैं जिसको डिफेंसेस भी हम कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इट वाज द कॉमन law rule that anyone who by his own negligence contribute। देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी नाम से ही पता लग रहा है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, कहते हैं दोस्त चल भाई पार्टी करने चल रहा है, ठीक है भाई सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली ये बात हो जाती है कि भाई सब अपना अपना देंगे, क्योंकि एक तो ऐसा जरूर होगा जो खा पी के कहता है मेरे पे पैसे नहीं है, मेरा पेटीएम नहीं चल रहा, मेरा यार वॉलेट घर भूल गया। तो ऐसे होता है कुछ दो तीन जरूर। तो आप पहले कहते हो कि भाई सब अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिफॉल्ट जो है प्लांटिफ के भी पार्ट पे होगा 110%। अब जब प्लांटिफ के पार्ट पे भी होगा तो जाहिर सी बात है जब प्लांटिफ भी गलती कर रहा है और ये भी गलती कर रहा है तो प्लांटिफ फिर क्लेम कैसे करेगा। तब तो अब इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। It was the common law rule that anyone who by his own negligence contribute to the injury of which he complains cannot maintain an action against another in respect of it। ये वही कह रहा, अगर कोई किसी की अपनी गलती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको खुद इंजरी हुई है, मान लीजिए मेरी गलती की वजह से मेरे को इंजरी भी हुई है, तो मैं दूसरे से कैसे फिर क्लेम करूं। तो यही बात ये कह रहा है, he complains cannot maintain an action against another in respect of it because he will be considered in law to be author of his wrong। क्योंकि वो जो गलती करी है वो मैंने खुद करी है लॉ के उसमें। अब एक केस देख लेते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए भाई ये नेग्लिजेंसली तो चला रहा था, चलो मैंने मान लिया जो ए गाड़ी चला रहा था,
ये बदतमीजी से चला रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल एक का इसलिए बार बार दे रहा हूँ, एक ही रोड वाला, हालांकि मैं और भी दे सकता हूँ, बट ताकि आपके दिमाग में ये एग्जांपल बैठ जाए, तो जब आप एग्जाम के लिए बैठोगे ना, तो आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि आपका इस एग्जाम्पल की वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर मान लीजिए ए तो चला रहा है, बट यहाँ पर जो बत्ती है वो थी ग्रीन, ठीक है। बी ने वेट ही नहीं करा, बी चल दिया अपना रोड क्रॉस करने। अब ए तो स्पीड में आ रहे हैं, बट ए अगर मान लीजिए नॉर्मल भी आते हैं, बी तो फिर भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटीज तो बढ़ गई ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रेड लाइट वो लाइट है, रेड नहीं हो रखी है, अभी परमिट नहीं किया है बी को कि आप रोड क्रॉस करिए। हालांकि अब इंडिया में भी है ये कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो होती है लाइट ग्रीन, तभी आप रोड क्रॉस कर देते हैं। मिलता है 15 से 20 सेकंड का टाइम मिलता है आपको रोड क्रॉस करने के लिए, तो तब आपको ये टाइम मिलता है 15 से 20 सेकंड का, तब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए रेड लाइट थी कि आप अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बट आप जबरदस्ती रोड क्रॉस करने लग गए, तो ए आया, ए ने सीधा आपको ठोक दिया, जबकि ए की लाइट जो थी वो ग्रीन थी। तो यहाँ पर आपका फॉल्ट है, आपके बिहाफ पर फॉल्ट हुआ है, तो आप फिर जाकर कंपनसेशन वगैरह नहीं मांग सकते। तो यही बात वो कह रहा है। अब आइए, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, बट हम एक केस लो भी ले लेते हैं। The defendant had put a pole across a public road which he had no right to do. अब देखिए डिफेंडेंट ने क्या करा, ठीक है, एक पोल जो था, ठीक है, वो लगा दिया गया जो पब्लिक रोड वगैरह थी उस एरिया में, ठीक है। जिसको जिसमें पोल लगाने का उसका राइट था ही नहीं, तो डिफेंडेंट का तो भाई डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, डिफेंडेंट का डिफॉल्ट तो आ गया कि भाई तुमको पोल लगाने का राइट नहीं था, बट आपने लगा दिया। पर द प्लेंटिफ वाज राइडिंग दैट वे एट 8 o'clock इन द इवनिंग इन अगस्त। अगस्त जो है उसमें, अगस्त महीने में ये जा रहे थे भाई साहब रात को 8 बजे के करीब, हालांकि इसमें इवनिंग लिखा हुआ है, बट ये शाम को 8 बजे के टाइम पे जा रहे थे। When dusk was coming on, but the obstruction was still visible from a distance of 100 yards. अब ये क्या हुआ, ये भाई साहब जो थे पी प्लेंटिफ, ये आ रहे थे बड़ी गलत तरीके से चलाते हुए अपने व्हीकल को, ठीक है। और ये जो इन्होंने पोल लगाया था, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने पोल लगाया, ये जो पोल लगाया था इन्होंने, ये आराम से 100 यार्ड के दायरे से इजिली दिख सकता था ये, बट ये अपनी धुन में चला रहे थे, ये नेग्लिजेंसली चला रहे थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज राइडिंग, राइडिंग है तो वायलेंटली, ठीक है। तो ये अपनी बाइक चला रहे होंगे या साइकिल चला रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद केम अगेंस्ट द पोल एंड फेल विद द हॉर्स, ठीक है। तो ये कार्ट वगैरह चला रहे होंगे जहां तक है, वो तो खैर कोई ऑप्शन वो नहीं है, मतलब वो तो कुछ भी चला रहे हैं, लेकिन जो मेन इसका वो है वो समझ लेते हैं। तो ये अब नेग्लिजेंटली चला रहे थे ये भी, ठीक है, और वो कह रहा है कि ईजिली, हालांकि उसने जो गलती करी, डी ने तो गलती करी है, हम इस चीज से एग्री है कि डी भाई साहब ने गलती करी है, हम पूरी तरीके से एग्री है, लेकिन जो हमारे प्लेंटिफ थे, प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंटली आ रहे थे, ठीक है, वायलेंटली चला रहे थे व्हीकल को अपने, और उनको आराम से 10 यार्ड और 100 यार्ड की दूरी से क्लियरली दिख रहा था कि भाई कोई पोल वोल लगा रखा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर एरिया में कर रखा है, बट उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टकरा गए और चोट वोट आ गई। तो इसके अंदर ये इनका भी फॉल्ट था, प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का भी था। और हमने ऊपर पढ़ाई कि भाई यहाँ पर कि भाई अपने रोंग के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। It was held that the plaintiff could not claim damage as he was also negligent. अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब आ जाओ एक्ट ऑफ गॉड। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ओ माई गॉड, शायद वो मूवी थी
उसको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। एक्ट ऑफ गॉड मैं फिर भी बताता हूँ। एक्ट ऑफ गॉड वो होता है जो बाय नेचर कोई चीज हो जाती है, जो नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वही तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ये सब एक्ट ऑफ गॉड में आता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज सच अ डायरेक्ट वायलेंट सडन, एकदम से आने वाला, इररेसिस्टेबल एक्ट, जिसको नहीं रोका जा सकता, ऑफ नेचर एज कुड नॉट बाय एनी अमाउंट ऑफ ह्यूमन फोरसाइट हैव बीन फोरसीन, और एक फोरसीन जो ह्यूमन द्वारा मतलब एक तरीके से नहीं देखा जा सकता, अगर देख भी जाए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उसको। एक्ट ऑफ गॉड एक तरीके से वो हो गया जो भगवान ने कर दिया, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुड नॉट बाय एनी अमाउंट ऑफ ह्यूमन केयर स्किल, मतलब उसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड के अंदर ह्यूमन केयर स्किल वगैरह सब डरी की डरी रह जाते हैं, कुछ ही नहीं होता, क्योंकि तूफान वूफान आता आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश वगैरह आ रही है, हालांकि अभी तो बंद हो गई, लेकिन तेज बारिश वगैरह आती है, हाई टाइड आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो ये सब एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आता है। अब एक केस पढ़ लेते हैं निकोलस मार्सलैंड का। The defendant had a series of artificial lake on his land. आर्टिफिशियल लेक इन्होंने प्लांट डिफेंडेंट ने, चलो कोई भी उसमें से, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी आर्टिफिशियल लेक बना रखी थी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रखी थी, और मेंटेनेंस ये करते थे, ठीक है। इनकी तरफ वो बहुत बढ़िया, इनकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था। ये जो सब भाई साहब थे ये सब मतलब बढ़िया कर रहे थे, आर्टिफिशियल लेक बना दी थी, जो भी कंस्ट्रक्शन करा था आर्टिफिशियल लेक का, उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते थे, एक एक चीज पर ध्यान रखते थे, उनकी तरफ से कोई भी फॉल्ट कभी नहीं रहा। बट इसके बाद क्या हुआ, हैवी रेनफॉल हुई, ठीक है, हैवी रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से कुछ जो रिजर्व्स थे जहां पर पानी वगैरह भरे थे वो बस्ट हो गए, यानी कि वो टूट फूट गए, जिनकी वजह से 4 कंट्री ब्रिज वगैरह को जब वो बस्ट हुए तो वो बहाकर ले गए ब्रिजेस वगैरह को। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, लोगों को इंजरी वगैरह भी आई होगी, जाहिर सी बात है। तो जो इंजरी वगैरह आई तो उसमें बोला गया कि कोर्ट ने कि डिफेंडेंट ये लाइबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर जो इतना आ गया वो बाय एक्ट ऑफ गॉड आया है। तो ये तो समझ आता है, इतना कोई हार्ड नहीं है कि हमें नहीं आ सकता, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड आ गया। इनविटेबल एक्सीडेंट भी वही है। Inevitable accident also work as a defense of negligence. An inevitable accident is that which could not possibly be prevented by exercise of ordinary care, caution, skill. अब कुछ चीजें ऐसे होती है कि भाई जिसको हम नहीं रोक सकते, चाहे हम ऑर्डिनरी केयर कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, स्किल वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन वो फिजिकली हम रोक ही नहीं सकते, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप काफी अच्छा ये केस लो है, इसको भी आपके समझ आ जाएगा। दैट द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स डॉग्स, प्लेंटिफ का भी एक कुत्ता है और डिफेंडेंट का भी एक कुत्ता है, वो आपसी में लड़ रहे थे, दोनों कुत्ते प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के आपसी में लड़ रहे थे। व्हाइल द डिफेंडेंट वाज ट्राइंग टू सेपरेट देम, अब जाहिर सी बात है दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो हटाने के लिए कोई ना कोई बीच में आता है। अपने रोडों वगैरह पे वीडियोस वगैरह में देखा होगा, दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो हटाने के लिए कोई ना कोई आएगा। ही एक्सीडेंटली, इंटेंशनली वर्ड यूज नहीं है, पूरा आईपीसी अगर आप देखोगे ना, लगभग आईपीसी पूरा आपकी इंटेंशन मेंस रिया पे डिपेंड है। वो क्या है वो मैं बात अभी तो नहीं, पर हाँ जब पढ़ेंगे तब उस बारे में बात करेंगे जब वो आएगा टॉपिक। तो ही एक्सीडेंटली हिट द प्लेंटिफ इन हिज आईज हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय, तो जो प्लेंटिफ थे वो पास ही खड़े थे, तो वो हटाते हटाते उनको हिट कर गए, किनको, उनकी आइस पे लग गई चोट प्लेंटिफ की। हटा रहे होंगे जैसे धक्का वक्का दे रहे होंगे, तो प्लेंटिफ भी वहीं खड़े थे, प्लेंटिफ की आंख में लग गया हाथ उनका। द इंजरी टू द प्लेंटिफ वाज हेल्ड टू बी रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल। इजी है समझ, कोई दिक्कत नहीं है। इनएविटेबल एक्सीडेंट वही जो ना रोका जा सके, दोनों खड़े थे प्लेंटिफ डिफेंडेंट, दोनों के कुत्ते आपसी में भिड़ गए। यहाँ पर आए डिफेंडेंट भाई साहब दोनों को अलग हटाने की कोशिश कर रहे थे,
अब होता क्या है, उस दौरान जब दोनों को हटाते हटाते प्लेंटिफ भी वहीं खड़े थे, तो प्लेंटिफ की आंख में लग गया कुछ, उनका हाथ लग गया होगा। तो जब चोट लग गई तो फिर वही कोर्ट के अंदर गया, उन्होंने क्लेम करा, तो कोर्ट ने बोला कि इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ठीक है, इसके अंदर केयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ था, लेकिन हो भी, लेकिन क्या है ये आप रोक नहीं सकते। तो इसके अंदर फिर यही बोला गया कि भाई जो है डिफेंडेंट लाइबल नहीं है इस चीज के लिए, तो ये भी डिफेंस है और एक्सेप्शंस कह सकते हैं। तो होपफुली आपका जो नेग्लिजेंस का टॉपिक है वो पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है, इसके अंदर पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ चीज नहीं समझ आई या कहीं पर कुछ आपको लगा कि भाई ये टॉप मतलब ये वाला जो पार्ट था ये मेरे को समझना है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको और एलोबरेट करके आपको समझा दूंगा। बाकी रहिए मजे में रहिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम मजे में रहिए। कोई अगर दिमाग में टेंशन है तो उसका सॉल्यूशन आराम से शांत बैठकर आराम से निकालिए। पढ़ाई वढ़ाई को ज़्यादा प्रेशर में मत लीजिए, इजली टाइम टू टाइम टाइम टेबल सेट करके पढ़िए, ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझने की चीज़ें कोशिश करिए, और अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करिए। कई बार ये भी होता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, तो कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए, एक दो दिन के लिए या एक दो घंटा अगर आपके लिए है तो मत पढ़िए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए अगर आपको लगता है, बट इतना भी नहीं कि पूरा टाइम ही उसमें निकल जाए एग्जाम का, ये भी मत करना। तो थोड़ा मन से पढ़िए और खुश होकर पढ़िए, बर्डन लेकर मत पढ़िए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।